दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। 8 दिन हो गए, अभी तक महाराष्ट्र को अपना मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है। शिंदे और बीजेपी के बीच जबरदस्त तलवारें खिंच गई हैं और ऐसे में बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि राजनीतिक प्रेशर की वजह से एकनाथ शिंदे अपने गांव जाकर के बीमार हो गए हैं। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कैसे बनेगा और कितने दिन के लिए बनेगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। भाव से बेहतर महाराष्ट्र के बारे में कोई नहीं बता सकता। अशोक सर, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 132 विधायक तो हैं, अब शिंदे की जरूरत क्या है बीजेपी को? देखो प्रज्ञा जी, आपने कहा कि भाव से अच्छा कौन जानता है, लेकिन लोकसभा में मतलब विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था बीजेपी 120 से 130 यानी एनडीए गठबंधन 120 से 130 के बीच में होगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। अब कईयों के सवाल, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो एक ने मुझे कहा कि सर हम आपको सुन रहे थे, ये क्या हो गया? तो पहले मैं उसका थोड़ा एक संक्षिप्त में 1 मिनट में जवाब दे दूं। महाराष्ट्र में 288 जगह पे चुनाव हुए, भाजपा और उनके साथी दलों को 230 मिले, ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है। लेकिन उसके बाद लोकमत एक अखबार है मराठी का, उन्होंने 95 विधानसभा सीट्स का डाटा दिया जहां चुनाव में मशीन में वोट गिरे और गिने गए, इसमें तफावत है। और सभी का दावा है कि उस 95 सीट्स पर मशीनों का खेल हुआ है। अब मैं दर्शकों को कि 230 में से यदि आपने 95 निकाल लिए तो 135 होते हैं। हमारा आकलन 120 से 130 तक का, प्लस माइनस 5 का तो जगह देंगे आप, ये वास्तविकता है। अभी भी किसी को गले नहीं उतरी। मैं हर जगह, मतलब आप ऑटो ड्राइवर को पूछो, बोला सभी कैसे आ गए पता नहीं, क्यों ऐसा, मशीनों का कैसा, फिर कैसा होगा, चुनाव कैसे होंगे, ये बार बार पूछते हैं। तो बीजेपी को भी नहीं पता होगा कि इतना कुछ नहीं, इतना भयानक। देखिए ये एक गिने चुने लोगों को मालूम था, जिनको ये मालूम था ऑपरेशन होना है। एक कांग्रेस का पदाधिकारी जो बीजेपी में चला गया और जो अभी बड़ा अंदर के टीम का माना जाता है, उसने अपने पुराने कांग्रेस साथी को तेलंगाना में हैदराबाद में फोन करके बोला 3 दिन पहले कि एनडीए 230 पे रहेगी, सारी व्यवस्था हो गई है। तो उसने उसको कहा कि तुम अभी कांग्रेस से इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम कुछ भी बोलने लगे हो। वो बात उन्होंने यहाँ पे नागपुर में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को कही, उसने भी हंस पे टाला। और जब वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे वो पुराने व्हाट्सएप दिखाए, पुराने डेट के, जो चुनाव के नतीजों के 3 दिन पहले बोल रहा है कि 230 आए। ये है, मतलब अब सर राज ठाकरे के एक चुनाव लड़े हैं उनके पार्टी के, उन्होंने खुद बोला कि मेरी खुद का वोट, अरे खुद के ही वोट नहीं मिले उनको, वोट नहीं दूंगा क्या? हाँ वही, वो दही सर की बात है। हाँ। राजन करके थे बेचारे वो। तो ऐसे कई रोज खबरें आ रही है। अब एक खबर है, ये है कि लोकसभा 2019 और लोकसभा 2024 इसके बीच में 5 लाख मतदाता एक साल में बढ़े, चुनाव आयोग के अनुसार। जो 2019 में मतदाता थे महाराष्ट्र में और 2024 में जो आंकड़ा आया उसमें 5 लाख बढ़े। लेकिन 2024 के लोकसभा में और 2024 की विधानसभा में जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वो 45 लाख है। देखिए, 5 साल में 5 लाख और 4 महीने में 45 लाख। तो कई फ्रंट पे विपक्ष को लड़ना होगा। लेकिन फिर अब वर्तमान में 230 आने के बाद भी जो सरकार जिससे दिन बननी चाहिए थी। अशोक सर, उससे छोड़ते हैं, जब ईवीएम ही सब कुछ कर रही तो उसमें बोलना क्या? चुनाव तो नेता लड़ रहे हैं, बाकी तो सब ईवीएम भरोसे। अब तो ईवीएम भरोसे ही देश चल रहा है। तो अशोक सर ये बताइए कि मेरा सवाल ये था कि अगर बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 132 विधायक हैं तो फिर शिंदे की जरूरत क्यों है बीजेपी को? इतना इंतजार क्यों कर रही है? 8 दिन हो गए, अभी जरूरत है, फाइनल नहीं हुआ। आप समझे नहीं। 146 चाहिए सरकार बनाने के लिए, भाजपा 146 से ज्यादा की चाहिए होगी, क्योंकि 146 पे जो भी इंडिपेंडेंट वगैरह आएंगे वो कभी भी किधर भी हमेशा सरकार पे एक तलवार लगी रहती है। उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। उन्हें एकनाथ शिंदे को छोड़ना नहीं है। एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया और कल एकनाथ शिंदे और
शिवसेना एक हो गए, तो जो शिवसेना को समाप्त करने का जो बड़ी योजना है, उस योजना को पलीता लग जाएगा। हम्म। तो एकनाथ शिंदे को रखना है। एकनाथ शिंदे ये उद्धव ठाकरे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उद्धव से ज्यादा एग्रेसिव ही नहीं, उनके यहाँ पैसे का इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी है, जो ठाकरे परिवार में नहीं है। हम्म। तो वो किसी चीज में कम नहीं पड़ेंगे, फिर तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। एकनाथ शिंदे का ये कहना था कि भाई मुख्यमंत्री मुझे ही बनाना चाहिए था, बिहार का मॉडल क्यों नहीं अपनाते जब बिहार में बनाया आपने। चलो ठीक है, नहीं आप बनाइए। आप ऐसे किसी भी आदमी को नहीं बना सकते जो हमसे जूनियर हो, जिनके अंडर हम काम करें। मतलब ये मैंने आपको एक पिछली बार जब उद्धव को लेकर सरकार बनी थी तब का भी मैं किस्सा मैंने आपको बताया था, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा, महाराष्ट्र के जो दिल्ली में कुछ प्लेयर्स है वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वोट ही कितना है, और ब्राह्मण बोलते से पेशवाई से कहीं ना कहीं मराठा का जो बाद में पेशवाओं ने ही टेक ओवर किया मराठा साम्राज्य, और छत्रपति रबर स्टैम्प बन के रह गए। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ वो चीड़ तो है। तो देवेंद्र फडणवीस अकेले पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो 5 साल तक पूरे हुए। जोशी जी बने तो जोशी जी को तुरंत उतार के नारायण राणे को बनाना पड़ा। तो कुल मिलाकर हमेशा यहाँ पे ओबीसी रहा है, मतलब बंजारा समुदाय के रहे हैं, वैश्य समुदाय के रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को टिकने नहीं देते। तो एक ब्राह्मण विरोधी एक सूर निकला है। हालांकि देवेंद्र जी बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण 2% भी है तो वो शक्कर जैसे है, दूध में 2 किलो शक्कर भी डाल दो 100 किलो दूध में तो मिठास हो जाता है। लेकिन वो मिठास उसके लिए ठीक है जिसकी सेहत ठीक है। यदि शुगर का डायबिटिक आदमी हो तो वो मिठास मार ही डालता है, और जनरली जहां ब्राह्मण शक्कर के रूप में आया है वहां डायबिटीज के पेशेंट ही बने, ये भी देखा राजनीति में। दूसरी बार मराठे के नाम पे कौन आ सकता है आगे? कभी बीजेपी में ऐसा कोई बड़ा मराठा नेतृत्व नहीं बन पाया, सिर्फ मराठा होने से फर्क नहीं पड़ता। तो मराठे में फिर अब जो विनोद तावड़े है उनका भी नाम चलता है, लेकिन विनोद तावड़े भी मराठे नहीं है। विनोद तावड़े मराठे कहते हैं लेकिन वो कोकण के कुल भी है, ओबीसी में आते। फिर मराठा में बचता है पाटिल, अपने चंद्रकांत दादा पाटिल। लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल भले ही नजदीक हो अमित शाह जी के, लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम लेते से ये सारे लोग इकट्ठा हो जाते, क्योंकि चंद्रकांत दादा पाटिल फिर किसी की दुकान नहीं चलने देंगे। वो उस टाइप के, उस नेचर के, क्योंकि वो एबीवीपी से संगठन से आए हुए हैं, फिर वो संघ की लाइन लेके चलेंगे, फिर इन दोनों की लाइन। तो ऐसे कई विसंगतियां हैं। दूसरी ओर मंत्रिमंडल का शेयर भी झगड़ा पड़ा है। वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास था। बिल्कुल ठीक बात। अब गृह तो मंत्रालय उप एकनाथ मुख्यमंत्री शिंदे भी चाहते हैं। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे भी चाहते कि हमारे पास गृह मंत्री। उन्होंने तो कहा कि मैं पद की शपथ ही नहीं लूंगा, मैं किसी को भी बना दूंगा, मेरे पास बहुत लोग हैं। लेकिन गृह मंत्रालय पे अपनी पकड़ चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है? जैसे देवेंद्र फडणवीस को गृह दे दिया, गृह मंत्रालय आते से ही बीजेपी सरकार के कई कुकर्म सामने आ जाएंगे, फोन टैपिंग के मामले सामने आ जाएंगे। फिर वो एकनाथ शिंदे इनको नचवाएंगे, गृह मंत्री पद दिया तो फिर लोया का मर्डर केस भी खुल जाएगा। कई चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप ही गन पॉइंट पे लेके चलते हो। और गृह मंत्रालय आने के बाद तो एजेंसी की भी, आज सर्वोच्च न्यायालय में जो केस हुआ है तमिलनाडु को लेके, और जिसमें वो कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक तमिलनाडु में एक ईडी का आदमी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया 20 लाख रुपए। तमिलनाडु पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, वो भागे केंद्र सुप्रीम कोर्ट के पास कि तमिलनाडु की पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती हमको, हम केंद्रीय जांच एजेंसी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय एम्प्लॉइज को यदि राज्य सरकार अरेस्ट करती है तो संवैधानिक संकट तो आ जाएगा, लेकिन तमिलनाडु पुलिस को अपने जांच के दायरे में जांच करने से भी हम रोक नहीं सकते। गुनाह कहां हुआ है? तमिलनाडु की भूमि पे। रिश्वत एक तमिलियन से ली गई है, वो अधिकारी कोई भी एजेंसी का हो, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है तो तमिलनाडु के कानून के हिसाब से वो मुजरिम कहलाएगा। तो ईडी को भी रोकने की ताकत पुलिस के पास हो जाती है कई बार।
और यदि वाकई किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने ईडी की ही कॉपी करना शुरू कर दी प्रज्ञा जी, तो फिर ईडी के लिए भयानक हो जाएगा। ईडी क्या करती है, कोई स्कैंडल में एक को पकड़ती है, उससे एफिडेविट लेती है और उस एफिडेविट में तमाम लोगों के नाम डलवाती है जिनको अरेस्ट करना है, और बिना टैली किए उसको अरेस्ट करती है क्योंकि उसके एफिडेविट में नाम है या उसने कहा है, वक्तव्य दिया है। सोरेन ऐसे अटके गए, केजरीवाल ऐसे अटके गए, अनिल देशमुख ऐसे जेल में गए। और छत्तीसगढ़ के केस में तो, कोयला केस में तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि बोले किसी के कहने पे या किसी के एफिडेविट पे थोड़ी ना अरेस्ट करोगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहाँ है आपका, यूर एजेंसी। तो अगली बार पुलिस क्या करेगी, किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ेगी और वो लिख के देगा उसमें कि साहब मैंने इसको पैसा दिया, उसको पैसा दिया, और ईडी के अधिकारी को भी पैसा दिया क्योंकि ईडी के अधिकारी का फोन आया था कि तुमको हम अंदर करेंगे, उसको भी मैंने पैसा दिया, बता नाम बता, 4 नाम बताएगा, उठा के लाएंगे उसको उसी मोड, उसी ऑपरेटिव मोड में। ईडी कहेगी कि साहब किसी के कहने पे हमको अरेस्ट किया। अरे आप भी तो किसी के कहने पे अरेस्ट करते हो, तो ये संकट हो जाएगा। तो ईडी के लिए भी इसलिए गृह मंत्रालय बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय, अब देखिए आपके यूपी में योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, अपने से खाने नहीं देनी है। तो सर एक बात बताइए कि 5 तारीख बीजेपी की तरफ से जो खबर आ रही है कि 5 तारीख शपथ ग्रहण के लिए रखी गई है, तो क्या ये एकनाथ शिंदे के लिए एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स तैयार की जा रही है? एकनाथ शिंदे को नहीं, सवाल ये है कि ऐसे पहले भी हुआ था, जाकर बीमार पड़ गए 2019 के पहले का जो चुनाव हुआ, 2014 में भी जब शिवसेना बीजेपी अलग अलग लड़ी थी और एक साथ मिलकर सरकार बनाई थी और शपथ विधि हो गया था देवेंद्र फडणवीस का, और मंत्रिमंडल के डिस्ट्रीब्यूशन पे झगड़े हो गए, शिवसेना बाहर हो गई। और जब विश्वास का मत लेना था देवेंद्र फडणवीस को, तो शिवसेना ने बायकॉट कर दिया, सरकार उसी दिन गिर रही थी। तो शरद पवार जी ने मदद करके वो सरकार बचाई थी। तो अभी तो इनको इतनी किरकिरी हो रही है, लोग हंस रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग इसको जोक समझ रहे हैं, तो वो अभी मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे, बाकी मंत्री शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। दूसरी एक बात है, जो बीजेपी ने, जब इन्होंने गृह मंत्री और ये बारी सारी चीजें रखी कि 12 मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्री भी चाहिए, ये मंत्रालय भी चाहिए, वो मंत्रालय भी चाहिए, बना दे श्रीकांत शिंदे। हाँ बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है श्रीकांत शिंदे को बनाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। एकनाथ शिंदे थोड़ी सी इस मामले में ज्यादा पॉलिटिकल अवेयर है, पॉलिटिकली समझ थोड़ी सी ठीक है उनकी, वो किसी अपने एक आध सीनियर एमएलए को बना देंगे। अच्छा। सीनियर को, और एक बेटे को, श्रीकांत को हो सकता है तो एक मंत्री पद दिलवा देंगे केंद्र में, राज्य मंत्री वगैरह, वो हो सकता है, क्योंकि वो लोकसभा, क्यों लोकसभा लड़वाएंगे फिर एक चुनाव करवाओ, फिर पैसा खर्चा करवाओ। लेकिन फिर बीजेपी ने भी ऑब्जेक्शन दिया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कहा कि आपके कुछ मंत्री है, उदय सावंत, अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़ और दीपक केसकर, ये 4 लोगों को हम मंत्री नहीं बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि इन 4 लोगों का रिकॉर्ड भयानक खराब है। किस मामले में? सभी मामले में, भ्रष्टाचार से लेकर सभी मामले में। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि नहीं, मेरे मंत्रिमंडल में मैं मंत्री तय करूंगा, इसमें आप नहीं रोक कर रखोगे। अब्दुल सत्तार पे तो कई आरोप लगे हैं, उदय सावंत पे भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन उदय सावंत को वो तो भ्रष्टाचार की डेफिनेशन ही अलग है ना। नहीं, अब भाई जब प्रेशर ही बनाना है तो अजित पवार चल जाते हैं आपको, अजित पवार से तो ये चारों छोटे हैं उस मामले में, आरोपों के मामले में। संजय राठौड़ पे तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार दोनों के आरोप थे, राइट। केसकर के भी आरोप है। तो कुल मिलाकर वो चाहते कि इन 4 को नहीं बनाए, वो उदय सावंत को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोकण में एकनाथ शिंदे जो कुछ भी है वो उदय सावंत है। एकनाथ शिंदे को इधर राणे है बीजेपी से, इधर सुनील तटकरे है एक साइड पे, बीच में उदय सावंत यदि उनको जिंदा रखे हुए है कोकण में, तो वो कोकण में उनको छोड़ नहीं सकते, उनको मंत्री बनाना जरूरी है। दूसरी बात, हो सकता है संजय राठौड़ का बलि दे भी दे, चलो संजय राठौड़ की जगह दूसरा किसी को कर दे शिवसेना। फिर अब्दुल सत्तार को नहीं कर सकते, मराठवाड़ा में अब्दुल सत्तार, मराठवाड़ा में बहुत अच्छा गेन किया था उन्होंने।
तो अब्दुल सत्तार तो वो इनकी अच्छा शर्तों पे स्वयंभू है क्या वो। होगा अगर बीजेपी अपने हिसाब से मंत्रालय तो देगी तो यही अभी एकनाथ क्या शिंदे की चल रहा शर्त? है प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र की जनता गई तेल लेने, कोई किसी को पड़ा नहीं है। हम्म। ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है, केयर टेकिंग हाँ, सरकार है अभी, केयर तो टेकर एक मुख्यमंत्री एक है। बात और कही जा रही है अशोक सर कि अगर एकनाथ शिंदे भाजपा की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो क्या शिंदे और पवार 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सरकार चला सकते हैं क्या? इस बात में कितना दम है? नहीं, फॉर्मूला तो 2-2-1 चल रहा था हम्म। कि 2 साल बीजेपी, 2 साल एकनाथ शिंदे और 1 साल अजित पवार। अच्छा। हम्म। 2-2-1 चल रहा था फॉर्मूला, वो तो रूल आउट हो गया, वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब हम्म। सारा मामला पड़ा है, क्योंकि हम्म। एकनाथ शिंदे तो गुस्से में चले गए, आउट ऑफ रीच है शायद, अभी हम्म। मिल नहीं रहे हैं। बीच में जितेंद्र आव्हाड उनको जाके मिला है। बीमार हो गए सर, डॉक्टरों की हाँ, टीम उनके गांव पहुंच गई है। पहुंच गई है, गला सो कह रहे रहे मेरे वो राजनीतिक तो। प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं हाँ, वो। वो पॉलिटिकल वायरस, वो हम्म। पॉलिटिकल वायरल है वो। हम्म। तो वो तो ऐसे ऐसी बीमारियां तो आती जाती रहती है, लेकिन शिव सैनिक है वो, लड़के निकलेंगे। तो लेकिन कुल सर मिलाकर अभी असमंजस की स्थिति में है। हम्म। हाँ, एक नाम करीब करीब घूम फिर के आ रहा है, वो देवेंद्र हम्म। फडणवीस। शायद देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बना देंगे कि चलो भाई आप बनाओ और आप चलाओ, कैसा भी करके अब इनको समझा समझा के चलाओ। हम्म। और इसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि ईडी इतना सीबीआई का 8 अब दिन डर में नहीं इसके रहा। बाद देवेंद्र फडणवीस को बनाना होता, भाई पहले बना। आपने पांच ढाई अच्छा, साल आपने ढाई साल शिंदे के। आपने अजित अजित हम्म। पवार को 2.5 साल उप मुख्यमंत्री रखा, 2.5 साल आपने मुख्यमंत्री बनाया एकनाथ शिंदे को। हम्म। अब आप उनके ऊपर ईडी का प्रकोप नहीं कर सकते। हम्म। बिल्कुल सही यदि बात है। उन्होंने बोला कि मेरे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें तो इतने परसेंटेज मैं दिल्ली को भी देता था, तो ईडी को फिर किसको उठाना पड़ेगा? हम्म। तो सर शिंदे के 7 सांसद हैं, 56 विधायक हैं। अगर शिंदे भाजपा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो कि दिख रहा है साफ तौर पर, जिस तरीके से मीटिंग वीटिंग छोड़ करके शिंदे सीधे अपने देखिए, गांव चले गए, तो नुकसान राजनीति क्या है में भाजपा? प्रज्ञा, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हम्म। कुछ भी हो सकता है। भाजपा का नुकसान क्या है इसमें अगर खड़े हो जाते हैं भाजपा का नुकसान, भाजपा? नहीं नहीं, नुकसान होगा ना। हम्म। यदि एकनाथ शिंदे वापस चले गए, इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, समझा सुमझा दिया उद्धव को कि अरे समझा करो, खेल हो जाएगा, और अजित हम्म। पवार को भी वापस ले लिया, तो 130 तब पे तो टाली बजाएंगे। हम्म, तब तो 146 पर इंडिया गठबंधन खुद ही पहुंच रहा है। बहुमत के लिए तो चाहिए 145। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आप केक वॉक है। अच्छा, राइट, जब वेरी ट्रू। एकनाथ शिंदे, जब जिस जिस पार्टी ने एकनाथ शिंदे को बनाया, शिवसेना ने, हम्म। हम्म। जिस ठाकरे परिवार ने उन पर इतना विश्वास रखा, जब उनके नहीं हुए तो बीजेपी के क्यों होंगे? हम्म। जिस चाचा ने उंगली पकड़ के राजनीति में लाया अजित पवार को, वो उनके नहीं होंगे तो बीजेपी किस गारंटी से बोल रही उनके होंगे? यह गारंटी किसी की नहीं है। ये सत्ता का मक्खन कितना मिलेगा खाने को, इस पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये आंकड़ों का खेल है, हम्म। ये अरिथमेटिक्स है, ये गणित है। बस आंकड़े हमारे पक्ष में होने चाहिए। तो अब आंकड़े तुम्हारे पक्ष में है तो अब सरकार बनाओ। और ये सरकार में अब आगे और भी कठिनाई होगी। यदि ये सरकार, मतलब सरकार बननी तय है, आगे हाँ, पीछे कुछ बनेगी तो कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, कोई एक आध मंत्री पद छोड़ेगा, कोई 2 मंत्री छोड़ेंगे, कोई सब कुछ होके सपोज सरकार बन गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे के सारे मंत्री एकनाथ शिंदे की सुनेंगे। हम्म। वो दिल्ली की दिक्कत नहीं सुनेंगे, वो दिल्ली के आदेश नहीं सुनेंगे, वो टेंडर अपने हिसाब से पास करेंगे, वो अपना करेंगे। उधर अजित पवार वो अपना कुनबा अपना लेके चलेंगे, क्योंकि उनको भी राजनीतिक दल चलाना है, उनको भी पैसे की जरूरत है। तो इसके कितने चांसेस है कि अजीत पवार और शिंदे इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं? मैं मुझे बताओ ना कि क्या हमने कभी सुना था, सोचा था कि शिवसेना ही चली जाएगी बीजेपी की तरफ? क्या कभी सुना था? मतलब अब मैं आपको फिर एक किस्सा याद दिलाता हूँ। फिर कुछ भी हो हमारे सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति की तासीर कैसी बदलती है। हाँ मैं जी। 2019 ले जाता हूं आपको। 2019 के समय सत्ता में कौन था? कांग्रेस थी, और पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। हम्म। पृथ्वीराज चौहान के सरकार का समर्थन शरद पवार ने वापस ले लिया, हम्म। सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर चुनाव हुए। राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुए थे। हम्म। तो शरद पवार ने कांग्रेस का समर्थन वापस करके कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। हम्म। पॉइंट नंबर 1।
उसके बाद सब अलग अलग लड़े, शिवसेना अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, एनसीपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। बाद में इनको समझ में आ गया कि अलग लड़ने से कुछ नहीं होता, फिर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंत्रिमंडल से झगड़ा हो गया, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेके शिवसेना ने बाइकआउट किया। तब शरद पवार ने बीजेपी को समर्थन देकर शिवसेना को बर्फ में लगा दिया। 5 साल सरकार चली, फिर चुनाव हुए 2024 में, मतलब 2019 में। और जब 19 में चुनाव हुए तो क्या हुआ, बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़के सरकार बना रही थी। शरद पवार ने शिवसेना को अपने साथ ले लिया और बीजेपी को बर्फ में लगा दिया। 2014 से 2019 के 5 साल में एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को, एक बार शिवसेना को शरद पवार जी ने बर्फ में लगा दिया। फिर भी शरद पवार जी सबको प्रिय है। अब ऐसी वोलाटाइल राजनीति में आप क्या और मैं क्या, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, जनता ने हमको वोट दिया, इसकी मर्यादा, नैतिकता, ये सारे शब्द, मर्यादाएं, नैतिकताएं, परंपराएं, विचारधारा, ये सारे शब्द महाराष्ट्र के राजनीति के शब्दकोश से चले गए। इसलिए कल क्या होगा पता नहीं। सर एक और एकाएक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे, अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, उद्धव ठाकरे के बेटे उप मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी बाहर से समर्थन करेंगे। ये भी खबर निकल करके आ रही है। हाँ, बातचीत तो चली रही, कोई किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। कल ये फॉर्मूला होगा तो क्या कहोगे आप, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, और एनसीपी और राष्ट्रवादी, मतलब शरद पवार और कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। बताओ, चलाओ मशीनें, तुम लाओ सरकार तुम्हारी, क्या करोगे आप? ऐसा फॉर्मेट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। या शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी में आ जाए और एकनाथ शिंदे बर्फ में लग जाए, क्या कर लोगे आप? कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा क्योंकि हम किस बारे में विश्लेषण करेंगे? हम ये कहते हैं कि एक विचार सरणी एकदम विरोधी विचारधारा के लोग हैं। जब पीडीपी के साथ बीजेपी सरकार मिला सकती है जम्मू कश्मीर में, अब कुछ बचता है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। और दो बार, टोटल 6 बार निष्ठाएं बदल सकते नीतीश कुमार बिहार में, आरजेडी के साथ, बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ बीजेपी के साथ। टेबल टेनिस हो रहा है, लोग देख रहे, इधर से इधर, इधर से इधर। क्या विश्लेषण करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है अशोक सर, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो महाराष्ट्र में भगमच्छर मचा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये जरूर साफ कर रही है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी महाराष्ट्र की जमुना में बहुत 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 पानी बहना बाकी है अशोक सर, और कुछ भी हो सकता है, आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। अशोक सर, एक चलते एक और बात जो बहुत ज्यादा चल रही है, मैं तमाम कमेंट्स पढ़ रही हूँ उस वक्त पर, लोग कह रहे हैं कि ये भी बात चल रही है कि मराठा एकनाथ शिंदे ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम नहीं करना चाहते उनके जूनियर होकर के। ये भी बात हो रही है। एक जो पहली बार सांसद बने पुणे के मेयर मोहर, वो केंद्र में राज्य मंत्री है, उनको भेजने की बात हो रही है। तो दादा पूना में एक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे? दादा का पूना जिला दादा का है, अजित दादा का। उस जिले में वो पावर सेंटर नहीं चाहेंगे। और अजित पवार का तो रिकॉर्ड मुझे लग रहा है उप मुख्यमंत्री बनने का रहने वाला है। नहीं, उन्होंने उनको पता है कि वो जीत कैसी हुई है। देखिए, अजित पवार इस मामले में बड़े क्लियरिटी के साथ है। वो जानते हैं जीत मशीनों की है, वो चुपचाप बैठे हैं। दिल्ली ने जितवाया है तो दिल्ली को समर्थन दो, अपना उप मुख्यमंत्री करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री करो, बाकी मिनिस्ट्री लो, जितना चुनाव में खर्चा हुआ सब उगाओ जयराम जी। यही नेचर हो गया अभी, क्योंकि इतना पैसा चुनाव में खर्चा होता है, कहां से लाएंगे? चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो महाराष्ट्र में जो भगमच्छर मचा हुआ है, ये बता रहा है कि वाकई स्थिति बहुत खराब है, वाकई परेशानी तो है, दबाव तो है, प्रेशर तो है।
जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र की राजनीति है ही ऐसी, उसकी तासीर ही ऐसी है कि अंत तक देखते रहिए कब क्या हो जाए, कब कौन सा पासा चल दिया जाए, जब कौन सी चाल किसके ऊपर भारी पड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल एकनाथ शिंदे बीमार हैं, अपने गांव में है, कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाने की तैयारी की जा रही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। अब देखना है आगे क्या होता है। महाराष्ट्र से जुड़े तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस की खबरें हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जो भी आपकी राय हो उस वीडियो को लेकर कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।